चलिए शुरू करते हैं हिंदी साहित्य के 50 प्रश्न उत्तर। पहला सवाल, तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, उलटवासियों का पूर्व रूप हमें किनकी भाषा में मिलता है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो उलटवासियों का पूर्व रूप हमें किनकी भाषा में मिलता है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका सिद्धों के। तो उलटवासियों का पूर्व रूप हमें सिद्धों की भाषा में मिलता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गेय पदों की परंपरा किसने प्रचलित की थी। तो गेय पदों की परंपरा सबसे पहले किसने प्रचलित की थी, तो इसका सही उत्तर होगा आपका सिद्धों ने। तो गेय पदों की परंपरा सबसे पहले सिद्धों ने प्रचलित की थी। आचार्य शुक्ल ने विद्यापति को किस प्रकार का कवि माना है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति को किस प्रकार का कवि माना है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका शुद्ध श्रृंगारी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति को शुद्ध श्रृंगारी कवि माना है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, नेट में कई बार पूछा गया है और विभिन्न प्रकार के टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में भी पूछा गया है कई बार, तो इसे जानना आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रास परंपरा की पहली रचना का नाम क्या है। तो रास परंपरा की पहली रचना का नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका भरतेश्वर बाहुबली रास। तो रास परंपरा की पहली रचना मानी जाती है भरतेश्वर बाहुबली रास और इसके लेखक का नाम है शालिभद्र सूरी। तो यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं और रास परंपरा जो है ये जैन साहित्य के अंतर्गत आता है। तो 2 से 3 प्रकार के प्रश्न यहाँ से आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी रास परंपरा की पहली ऐतिहासिक रचना कौन सी मानी जाती है। तो हिंदी रास परंपरा की सबसे पहली ऐतिहासिक रचना का नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका पंच पांडव चरितरास। तो पंच पांडव चरितरास ये हिंदी रास परंपरा की प्रथम या पहली ऐतिहासिक रचना मानी जाती है और रास परंपरा जो है ये जैन साहित्य के अंतर्गत आता है और ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भरतेश्वर बाहुबली रास किस प्रकार का काव्य ग्रंथ माना जाता है। तो भरतेश्वर बाहुबली रास किस प्रकार का काव्य ग्रंथ माना जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका खंड काव्य। तो ये जो है खंड काव्य के अंतर्गत आता है और इसके लेखक का नाम है शालिभद्र सूरी। तो यहाँ से 2 प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। सुमति गुणी कृति के रचनाकार का नाम क्या है। तो सुमति गुणी कृति के रचनाकार का नाम क्या है या इसके लेखक का नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका नेमिनाथ रास। पृथ्वीराज विजय के रचनाकार का नाम क्या है। तो पृथ्वीराज विजय के रचनाकार या इसके रचयिता कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका जयानक। तो जयानक जो है ये पृथ्वीराज विजय के लेखक माने जाते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। सर्वाधिक प्रामाणिक पृथ्वीराज रासों की प्रतिलिपि के संपादक का नाम क्या है। तो सर्वाधिक प्रामाणिक पृथ्वीराज रासों की प्रतिलिपि के संपादक का नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका
माता प्रसाद गुप्त। तो माता प्रसाद गुप्त जो हैं ये सर्वाधिक प्रामाणिक पृथ्वीराज रासो की प्रतिलिपि के संपादक हैं। तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छप्पय छंद किस रासोकार का प्रिय छंद माना जाता है? ये प्रश्न नेट में पूछा गया था। तो छप्पय छंद किस रासोकार का प्रिय छंद माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका चंदबरदाई। तो छप्पय छंद जो है ये चंदबरदाई का सबसे प्रिय छंद माना जाता है। विद्यापति ने किन भाषाओं में रचनाएं की है? तो विद्यापति ने किन भाषाओं में रचनाएं की हैं, उनका नाम क्या है? तो विद्यापति ने कुल मिलाकर 3 भाषाओं में रचनाएं की हैं। सबसे पहले मैथिली, फिर संस्कृत और फिर अवहट। तो मैथिली, संस्कृत और अवहट भाषा में विद्यापति ने रचनाएं की हैं। और यहाँ से भी कई प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। आदिकाल को संधि काल, चारण काल नाम किसने दिया है? तो आदिकाल को संधि काल, चारण काल नाम किसने दिया है? उस इतिहासकार का नाम क्या है या उस आलोचक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो हैं इन्होंने आदिकाल को संधि काल, चारण काल नाम दिया है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीरगाथा काल में जैन, नाथ और सिद्धों की रचनाओं को साहित्य के अंतर्गत किसने नहीं माना है? तो वीरगाथा काल में जैन, नाथ और सिद्धों की रचनाओं को साहित्य के अंतर्गत किसने नहीं माना है? उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल में जैन, नाथ और सिद्धों की रचनाओं को साहित्य के अंतर्गत नहीं माना है। इन्होंने जैन, नाथ और सिद्धों की रचनाओं को जो है धार्मिक साहित्य माना है। तो यहाँ से ये प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राकृत पिंगल सूत्र के पदों को किसने संकलित किया? तो प्राकृत पिंगल सूत्र के पदों को किसने संकलित किया, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका विद्याधर। तो विद्याधर ने प्राकृत पिंगल सूत्र के पदों को संकलित किया है। तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है पुरातन प्रबंध संग्रह के रचयिता कौन हैं? तो पुरातन प्रबंध संग्रह के रचयिता कौन हैं या इसके रचनाकार का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं मुनि जिन विजय। तो पुरातन प्रबंध संग्रह के रचयिता हैं मुनि जिन विजय। विधेयवादी पद्धति के जनक कौन माने जाते हैं? तो विधेयवादी पद्धति के जनक कौन माने जाते हैं, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है तेन। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास के रचनाकार का नाम क्या है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। मिलान के प्रश्न में ये पूछा गया है कि हिंदी साहित्य के आधा इतिहास के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका डॉक्टर सुमन राजे। तो डॉक्टर सुमन राजे जो हैं ये हिंदी साहित्य का आधा इतिहास के लेखक माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिश्र बंधुओं के अंतर्गत कौन आते हैं? बहुत ही प्रचलित प्रश्न है। तो मिश्र बंधुओं के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो सबसे पहले आते हैं सुखदेव बिहारी मिश्र, फिर श्याम बिहारी मिश्र और फिर गणेश बिहारी मिश्र। तो सबसे पहले सुखदेव बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और फिर गणेश बिहारी मिश्र। तो ये 3 जो हैं
मिश्र बंधुओं के अंतर्गत माने जाते हैं। तो यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो मूलतः 1929 में नागरी प्रचारिणी सभा के ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य के विकास के रूप में पहली बार छपा। तो यहाँ से जो है 3 प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। सबसे पहले, हिंदी साहित्य का इतिहास जो 1929 में प्रकाशित हुआ था, इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य का इतिहास जिसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये कब प्रकाशित हुआ था? तो ये प्रकाशित हुआ था 1929 और ये कहाँ प्रकाशित हुआ था? सबसे पहले तो ये नागरी प्रचारिणी सभा के ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य के विकास के रूप में सबसे पहले ये छपा था। तो यहाँ से 3 प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, भक्तिकाल, जिसके लेखक हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा, में भक्तिकाल तक का ही वर्णन है, अतः यह अधूरा माना जाता है। तो यहाँ से प्रश्न ये आ सकता है कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। और ऐसा कौन सा ग्रंथ है हिंदी साहित्य का जिसमें भक्ति काल तक का ही वर्णन है, अतः यह अधूरा है? तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। तो यहाँ से 2 प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास के लेखक का नाम क्या है? तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास के लेखक हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। यहाँ से प्रश्न आ सकता है। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास को कितने खंडों में प्रकाशित किया गया है? तो हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास को कितने खंडों में प्रकाशित किया गया है, इसकी संख्या क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 16 खंडों में इसको प्रकाशित किया गया है, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास के लेखक का नाम क्या है? तो हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी। ये प्रश्न नेट में पूछा गया था कि हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाहुड़ दोहा के रचयिता कौन है? तो पाहुड़ दोहा के रचयिता या इसके रचनाकार का नाम क्या है? तो इसके रचनाकार माने जाते हैं राम सिंह। हरप्रसाद शास्त्री ने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है? तो हरप्रसाद शास्त्री ने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है? तो इसका सही उत्तर होगा राजयश। तो राजयश से हरप्रसाद शास्त्री ने रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, प्राकृत का पाणिनि किसे कहते हैं? तो प्राकृत का पाणिनि किसे कहते हैं, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है हेमचंद्र। ये भारतीय काव्यशास्त्र के बहुत ही बड़े आचार्य माने जाते हैं हेमचंद्र। तो इनको जो है प्राकृत का पाणिनि भी कहा जाता है। अमीर खुसरो का मूल नाम क्या है? तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है, यहाँ पर पूछा गया है। तो इनका वास्तविक नाम है अबुल हसन। यहाँ पर एक पंक्ति दी गई है, तो बताना है इस पंक्ति के कवि का नाम क्या है। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार ये परीक्षाओं में पूछा गया है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं, काहे को ब्याही परदेश सुन बाबुल मोरे। तो पंक्ति जो ब्रज भाषा में है, इसके लेखक का नाम क्या है या इसके कवि का नाम क्या है? तो काहे को ब्याही परदेश सुन बाबुल मोरे,
पंक्ति के कवि का नाम क्या है? तो इसके कवि माने जाते हैं अमीर खुसरो। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, योगचर्या अक्षराद्विकोपदेश रचनाएं किसकी है? तो योगचर्या अक्षराद्विकोपदेश ये रचनाएं किसकी मानी जाती है? इसके लेखक का नाम क्या है या इसके कवि का नाम क्या है? तो इसके कवि माने जाते हैं डोम्भीपा। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता कौन है? तो प्रबंध चिंतामणि के रचयिता या इसके रचनाकार का नाम क्या है? तो इसके रचनाकार माने जाते हैं मेरुतुंग। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है प्राकृत पैंगलम। तो प्राकृत पैंगलम के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता माने जाते हैं लक्ष्मीधर। बुद्धि रासो के रचयिता कौन है? तो बुद्धि रासो के रचनाकार या इसके रचयिता कौन माने जाते हैं? तो इसके रचनाकार माने जाते हैं जलहण। बुद्धिरास, तो बुद्धिरास के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं शालिभद्र सूरी। नल सिंह, तो नल सिंह किस ग्रंथ के लेखक माने जाते हैं? तो इसके लेखक हैं नल सिंह। तो उस ग्रंथ का नाम है विजयपाल रासो। तो विजयपाल रासो जो है इसके लेखक हैं नल सिंह। हम्मीर रासो के लेखक का नाम क्या है? तो हम्मीर रासो के कवि का नाम क्या है? तो इसके कवि हैं शारंघर। और ये सभी जो हैं ये आदिकाल के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है उस हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें लगभग 5000 कवियों का विवरण संकलित है। तो उस हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें लगभग 5000 कवियों का विवरण संकलित है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा मिश्र बंधु विनोद। और अगर सही सही इसको आंका जाए तो कवियों की संख्या जो है वो है 4591 टोटल कवियों की संख्या मानी जाती है। परंतु इसको अगर हम लगभग देखें तो 5000 कवि आते हैं। तो उस हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें लगभग 5000 कवियों का विवरण संकलित है। तो उसका नाम है मिश्र बंधु विनोद। अमीर खुसरो का जीवन काल क्या है? तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि अमीर खुसरो जो खड़ी बोली के सबसे बड़े कवि माने जाते हैं, इनका जीवन काल क्या है? तो इनका जीवन काल माना जाता है 1255 से 1324। तो 1255 से 1324 जो है ये अमीर खुसरो का जीवन काल माना गया है। कामिनी करय सनाने हिरतनहि हृदय हनय पंचवाने, ये पंक्ति किसकी है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। तो कामिनी करय सनाने हैरतनहि हृदय हनय पंचवाने, तो इस प्रसिद्ध पंक्ति के कवि का नाम क्या है? तो इसके कवि माने जाते हैं विद्यापति। आदिकाल के कवि जो कलिकाल सर्वज्ञ के नाम से चर्चित हैं उनका असल नाम क्या है? तो आदिकाल के कवि जो कलिकाल सर्वज्ञ के नाम से चर्चित हैं उनका वास्तविक नाम क्या है? तो उनका वास्तविक नाम है हेमचंद्र। तो हेमचंद्र इनका वास्तविक नाम है। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है किस रासो काव्य को रासो ग्रंथ में नहीं गिना जाता है? तो किस रासो काव्य को रासो ग्रंथ में नहीं गिना जाता है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है विजयपाल रासो। और ये जो है अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है। तो यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न आ सकता है कि वो कौन सा रासो काव्य है जो रासो ग्रंथ में नहीं गिना जाता। तो उसका नाम है विजयपाल रासो। और इसको किस भाषा में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है अपभ्रंश में।
डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने ताशी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से 1952 में प्रकाशन करवाया। तो यहाँ से ये प्रश्न आ सकता है कि हिंदुई साहित्य का इतिहास के नाम से ताशी के ग्रंथ का अनुवाद हिंदी में किसने किया था? तो वो हैं डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। कब किया था? तो वो किया था 1952 में। तो यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम ग्रंथ श्री महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित भाषा काव्य संग्रह माना जाता है। तो यहाँ से प्रश्न ये आ सकता है कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा गया पहला ग्रंथ का नाम क्या है और इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं डॉक्टर श्री महेश दत्त शुक्ल और उस रचना का नाम है भाषा काव्य संग्रह। तो यहाँ से भी दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से 1957 ईस्वी में लिखा था। तो यहाँ से ये प्रश्न आ सकता है कि ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी में अनुवाद किसने किया था और किस नाम से किया था और कब किया था? तो ये किया था डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से किया था 1957 में। तो यहाँ से तीन प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास का पहला भाग हिंदी साहित्य की पीठिका के रूप में राजबली पांडेय ने संपादित किया और 16वां भाग हिंदी का लोकप्रिय नाम से डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ने संपादित किया। तो यहाँ से प्रश्न ये आ सकता है कि हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास का पहला भाग हिंदी साहित्य की पीठिका के रूप में किसने संपादित किया था? तो वो हैं राजबली पांडेय। और 16वां भाग हिंदी का लोक साहित्य के नाम से किसने संपादित किया था? तो वो हैं डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय। हिंदी साहित्य ग्रंथ के रचयिता कौन हैं? तो हिंदी साहित्य ग्रंथ के रचयिता या इसके रचनाकार का नाम क्या है? तो इसके रचयिता हैं डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है हिंदी साहित्य का अतीत जो 2 भागों में प्रकाशित हुआ है, इसके लेखक का नाम क्या है? तो हिंदी साहित्य का अतीत जो 2 भागों में प्रकाशित हुआ है, इसके लेखक या इसके कवि का नाम क्या है? तो इसके कवि हैं विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी। तो विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी जो हैं इसके लेखक माने जाते हैं। हिंदी भाषा का विकास के लेखक का नाम क्या है? तो हिंदी भाषा का विकास के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। तो हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। हिंदी साहित्य विमर्श जो प्रकाशित हुई थी 1923 में, इसके लेखक का नाम क्या है? तो हिंदी साहित्य विमर्श जो 1923 में प्रकाशित हुई थी, इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। कविता कौमुदी के लेखक का नाम क्या है? कविता कौमुदी। तो इसके लेखक माने जाते हैं राम नरेश त्रिपाठी। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का प्रश्न उत्तर क्लास यहाँ पे समाप्त हुआ। आज हमने आदिकाल और भी जो विभिन्न प्रकार के काल हैं उनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की चर्चा की जो ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसके अलावा हमने हिंदी साहित्य के जो प्रसिद्ध ग्रंथ हैं उनसे जुड़े भी जो प्रश्न उत्तर ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछा गया है उसकी चर्चा भी आज हमने की। तो आज के लिए इतना ही।
अगर आप लोगों को मेरा क्लास अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।